उत्तर प्रदेश का बांदा जिला तपोभूमि भी है और वीरभूमि भी है, जहां की पहचान कालिंगर किला और भूरागढ़ दुर्ग है। यहाँ हम चुनाव की चर्चा करने आए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस से केशव पाल हैं और भाजपा से राजा कृष्ण तिवारी जी हैं और सपा से रामपाल जी हैं। तो लोकसभा की चुनावी जंग शुरू हो गई है, तो इसकी शुरुआत हम पहले विपक्ष से ही करेंगे, इंडिया गठबंधन से, कि वो आगे कैसे बढ़ने वाले हैं और क्या उनकी रणनीति है। क्या रणनीति है आपकी? मेरा नाम रामपाल प्रजापति है, मैं समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारी रणनीति पहले तो इस देश में जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, नौजवानों को बेरोजगारी मांगते हैं तो उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, रोजगार उनको दिया नहीं जा रहा, रोजगार के नाम से उनको लूटा जाता है और कोई भी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी में पेपर लीक करके माफिया राज चल रहा है। हम बुंदेलखंड के बांदा जनपद से होते हुए आज बुंदेलखंड खनिज संपदा का प्रधान क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जो वादे किए गए थे चुनाव के समय, हमीरपुर टिंडवारी लोकसभा सांसद ने ये वादा किया था कि हम बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे। पिछले चुनाव में उन्होंने एक आध बार फौरी तौर पर उन्होंने आवाज तो उठाई है, क्योंकि जनता के बीच जाना पड़ेगा, लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार होते हुए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए, फिर भी आज बुंदेलखंड सभी संसाधनों से उपेक्षित है। बुंदेलखंड राज्य बड़ा मुद्दा है और इसकी कई बार इसके लिए लड़ाइयां भी हो चुकी हैं, खून से चिट्ठियां भी लिखी गई है और इसके लिए कई आह्वान भी हुए हैं। इस पर सवाल पक्ष से भाजपा से पूछना जरूरी है। क्या कारण है कि केंद्र हर जगह भाजपा होने के बाद भी जो है बुंदेलखंड राज्य नहीं घोषित हो पाया? देखिए, भाजपा अखंड राष्ट्रवाद की समर्थक है। यद्यपि हम सदैव चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। सत्ता जब विकेंद्रित होती है, छोटे छोटे क्षेत्रों पर होती है, तो व्यवस्था बेहतर होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भी अपनी एक गरिमा है, जब तक कि संयुक्त है। हम बुंदेलखंड राज्य निर्माण के विपक्ष में कतई नहीं है और जैसा कि हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड का विकास हो और ये बात ठीक है कि बुंदेलखंड खनिज संपदा से युक्त है, तो देखिए हमारी सरकार के द्वारा बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। फैक्ट्री एरिया के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है और देखिए सब सहने होता है। आप ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान गत 10 सालों में जितना विकास हुआ है उतना वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मुद्दा बुंदेलखंड राज्य का है, इसकी बात कहाँ अटक गई? बुंदेलखंड राज्य के समर्थन में है हम, और बुंदेलखंड राज्य के लिए पूरा नहीं हुआ भाई। जो भी मोदी सरकार में 15 लाख देंगे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, बहुत सारी योजना, काला धन ले आएंगे। कौन से काला धन ले आए? यहीं से काला धन ले करके लोग विदेश चले गए, आज तक वो वापस नहीं आए। विपक्ष के लोगों को ईडी और सीबीआई के नाम से डरा धमका करके उनको जेल भेजने का काम करते हैं और एक भी अभी तक है किसी के मुद्दे सामने नहीं आ पाए, घोटाला के नहीं सामने आए। जो घोटाला करके विदेश चले गए उनको एक भी अगर किसी को जेल भेज दिया हो या किसी को ले आए हो तो बीजेपी के लोग बताएं हमको। जवाब किस बात का जवाब? अरे भाई, भाजपा जो है ये मान के चलिए कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हीं के ऊपर तो ईडी का छापा पड़ेगा और जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है उसको ईडी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं। जिनके छापे पड़े 70,000 करोड़ रुपया अभी जो वो अशोक चौहान को अभी बीजेपी के लोग कहते थे कि जो है घोटाला किया, वो आ गया तो धुल गया बिल्कुल। जितने भ्रष्टाचारी आए सब लोग धुल गए वहां पर। तो क्या है बीजेपी का ये कारनामा?
ये प्रोपोगंडा क्यों फैला करके कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे और भ्रष्टाचारी को ही ला करके और उनको बड़े बड़े ओटों में बैठा देना है। बताइए अब इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच करती है। कोई व्यक्ति भाजपा में आ भी जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसने कोई भ्रष्टाचार का कार्य किया है तो उसकी बाकायदा जांच होगी और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी तो ये फैसला तो सारे न्यायालय करता है। ये पार्टियों की बात थोड़ा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक धर्म का नाम है और धर्म में भी इन्होंने धर्म को खत्म करने का काम किया। आज अयोध्या में हम धर्म के विरोधी नहीं है, हम राम के विरोधी नहीं है, लेकिन क्या जो अभी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, जो हिंदू सनातन धर्म की व्यवस्था है, उस सनातन धर्म में आदि शंकराचार्यों का महत्व होता है, लेकिन शंकराचार्यों से भी बढ़ करके अगर वो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है तो क्या सनातन धर्म को खत्म करने का काम नहीं है? क्या सनातन धर्म की व्यवस्था के अनुरूप है ये? बताएं, हमको जवाब दे। देखिए ऐसा नहीं है कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को बुलाया नहीं गया। अब कतिपय कारणों बस तमाम जगह पर तमाम लोग नहीं पहुंच पाते, तो ये ऐसी बात नहीं है। शंकराचार्यों का सम्मान करना प्रत्येक सनातनी हिंदू का और इसे भूमि के प्रत्येक निवासी का परम कर्तव्य है। ये सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र है सदैव से ही। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि यहाँ पे हमने सबको समाहित किया है। हमारा किसी से बैर नहीं है, सनातन धर्मियों का ही किसी से विरोध नहीं है। 400 पार की नैया कैसे 400 पार कैसे होगी? देखिए सदैव विजय धर्म की होती है। धर्मो रक्षति रक्षता करपात्री जी महाराज ने कहा था, रोजगार बताएगा, पुलिस भर्ती हुई है, संपूर्ण भारत की जनता धर्म के साथ खड़ी हुई है। रात रात में पढ़ाई किया, रात रात तैयारी किया, जीवंत हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। पेपर लीक हो, ये राष्ट्र ही सनातन वैदिक हिंदू धर्मावलंबियों का है। अब आप ये मान करके चलिए कि भक्त कानून बनाने वाले लोग वो सनातन वैदिक धर्म की बात करें तो शोभा नहीं देता। भक्त एक ऐसा कानून जो है लाया गया, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर वो हमारे घर पर दावा कर दे तो हम अपना जवाब देते रहे कि भैया यह घर हमारा है, और नहीं तो उनका कोई वो नहीं है। तो ये वक्त जैसे कानून जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, जातिवाद, ये जितना सब विपक्ष के द्वारा किया गया, जातिवाद जो बीजेपी के लोगों ने किया है, अल्पसंख्यक यहाँ पर जो भेदभाव पैदा किया जा रहा है बीजेपी के लोगों ने किया है ना। हिंदू मुस्लिम किसने किया? ये बताइए आपका गठबंधन देश में इंडिया गठबंधन अभी आगे कितनी चलने वाला है? इंडिया गठबंधन जब तक सरकार को बदलेगा नहीं तब तक इंडिया गठबंधन चलता रहेगा। इस देश के जो संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो सारे लोग एकजुट होकर के यहाँ पर जो एक भारत का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो महंगाई चरम सीमा पर है उस महंगाई को खत्म करेंगे। बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, बेरोजगार तबाह है, यहाँ पर पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है और जो अनपढ़ लोग मौज मस्ती उड़ा रहे हैं, ये स्थिति है इस देश की। और यहाँ पर इंजीनियर, पढ़े लिखे डॉक्टर को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ये सारी व्यवस्थाओं के लिए सारे इंडिया गठबंधन के लोग सब एकजुट। मोदी नाम की हवा को इंडिया गठबंधन कैसे जो है काट पाएगा? मोदी नाम की कोई हवा नहीं है। किस मोदी की बात कर रहे हैं? चोर मोदी की कि प्रधानमंत्री मोदी की? मोदी 3 है ना इस समय फेमस है, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। किस मोदी की बात कर रहे हैं? क्या है मोदी? तो उन मोदी को भी इसमें शामिल कर लीजिए ना, वो भी तो भाई भाई हैं। तो किस मोदी मोदी जी किसकी गारंटी दे रहे हैं? सबसे पहले परिचय आपका बताएं। मेरा नाम प्रमोद आजाद है, बुंदेलखंड आजाद सेना से बांधे से। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। पूछना क्या चाह रहे हैं आप? मोदी की हवा को कैसे काट पाए? कौन से मोदी की? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के हैं? मोदी मोदी की हवा फुस हो गई है। मोदी ने महंगाई बढ़ा दी। अच्छा बताइए, मोदी से मैं चैलेंज के रूप में 5 गारंटी की बात कर रहे हैं। मोदी की गारंटी, वो युवाओं की गारंटी जो 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने की बात कही, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी को और देश के प्रधानमंत्री से चैलेंज के साथ इस देश का नौजवान बेरोजगार पूछ रहा है। आपने काला धन पर
पूरे हिंदुस्तान की सरकार को, अपने एजेंटों को बैठा करके, और काने बाबा रामदेव को बैठा के आंदोलन में आपने काला धन वापसी की बात करी थी। एक सूची जारी कर दीजिए कितने हिंदुस्तानियों के 2014 से अब तक काले धन के खाते अकाउंट स्विस बैंक में खुले, और जिनको लाना चाहते थे आप, वो कहाँ है वो सूची? चैलेंज के साथ है, बता पूछ लीजिए आप। मोदी क्या इस बात की गारंटी देंगे देश को? देश कईयों पूछ रहा है, आज लाठियां खा रहा है। आप लखनऊ चले जाइए, इको पार्क गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती वाले रोजाना लाठी खा रहे हैं। मोदी जी, थोड़ा सा भी तो नैतिकता होनी चाहिए ना आप में। आप जुमलों की बौछार के आगे क्या गारंटी दे रहे हैं? आपने 45 रुपए का पेट्रोल, जुमलों की केवल बौछार हो रही है आपकी पार्टी। देखिए, बात यह है कि महाराज सरकार वीर विक्रम के बाद नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने जो है काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार करवाया, माँ विंध्यवासिनी का जीर्णोद्धार चल रहा है। आपके अगर हम मैं आपको बता सबको मौका मिलेगा सब। हाँ, मेरी बात तो किसान मर गया दिल्ली में। नाथ मंडल ये जो है पाकिस्तान के पहले मंत्री थे, दलितों के साथ वहां पर गए थे। वो कह रहे थे कि हम वहां ज्यादा सुरक्षित है। इसके बाद जो नाथ मंडल को भाग के यहाँ आना पड़ा, 3 लाख लोगों की हत्याएं हो गई, 3 लाख लोगों का धर्मांतरण हो गया। जब हम नहीं बचेंगे तो राष्ट्र कैसे बचेगा? कोई काम नहीं है, के पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने का। सिर्फ वो भाजपाइयों को और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार को नींद नहीं आएगी अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मस्जिद की बात ना हो। युवा सड़कों पर आकर के बेरोजगारी की बात कर रहा है, रोजगार देने की तो उनको मुस्लिम दिखाई पड़ने, पाकिस्तान दिखाई पड़, आखिर पाकिस्तान कैसे आ गया? पाकिस्तान कैसे आ गया? बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रवेश यादव है। मैं कटाई मिल मजदूर मोर्चा का नेता हूँ। अच्छा, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो लोग थे जो बुंदेलखंड के अंदर रोजगार देने के लिए प्रॉफिट में कटाई मिल का स्थापना की गई थी 1981 में। कटाई मिल बांदा जिले का बहुत बड़ा मुद्दा है। कटाई मिल बंद होने के बाद सैकड़ों लोगों ने रोजगार खो दिया, और तब से यहाँ अभी तक कोई ऐसा व्यवसायिक वो उद्योग नहीं लगा कि लोगों को यहाँ रोजगार मिल पाए। यहाँ हमेशा रोजगार के लिए अपेक्षित रहा। और हाँ, बताइए अब क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वो लोग थे जो बुंदेलखंड की खुशहाली के लिए, यहाँ की जनता को रोजगार के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट के एक कंपनी खुलवाया यहाँ। और आज ये बीजेपी की गवर्नमेंट 3 दिसंबर 1998 में कल्याण सिंह की सरकार थी, और हमारी बांदा की कटाई मिल को इन लोगों ने बंद कर दी। आज जाकर के देखिए, चलवाने की बजाय आज ध्वस्तीकरण चल रहा, बिल्डोजर चल रहा, उस पर गिराया जा रहा, कंपनी का नाम, कंपनी का अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बहुत हो गया तुम्हारी जुमलेबाजी। अब ये तुम्हारी जुमलेबाजी चलेगी नहीं। ये जुमलाबाजी आज रोजगार देने के बजाय बुंदेलखंड में एक लौती कटाई मिल को आप बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब हिंद से बच रहा है, भारत की नहीं बच रहा है। हम अच्छा वृत्ति करके भोजन कर लेंगे, गढ़वाल हिंद से बचाना जरूरी है देश को। ये बताइए कहाँ तक रही पिछले गत 5 साल से प्रत्येक गरीब को 35 किलो आटा मिल रहा है। किसी को कोई भुखमरी नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आपसे मैं बताऊं, युवाओं के रोजगार के लिए हम जो है विभिन्न योजनाएं, मत्स्य पालन की है, बकरी पालन की है, गौ पालन की है, कुटीर और लघु उद्योगों के लिए बराबर सरकार के द्वारा अनुदान दिए जा रहे हैं, बराबर रोजगार देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गढ़वाल हिंद से देश बच गया है, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन गया। ये कुछ कम बड़ी बात नहीं। सुनिए, अगर राजनीति की बात हो गई हो थोड़ा राष्ट्रहित में बात कर ले। मैं उन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि जब गाय दफनाई गई थी तो देश के हिंदू कहाँ मर गए थे? जिस तरह से मंगल पांडे ने
एक तरह से भड़का दिया था, तो पूरे देश के जितने हिंदू थे उनकी भावनाएं क्यों नहीं भड़की? जब कालिंगर में गायों को, जिंदा गायों को दफनाया गया है, ये चोटी और लंगोटी की रक्षा इस राजनीति से नहीं होगी। उन गायों को दफनाया गया, उसके बाद उन अधिकारियों का क्या किया गया, और बदले में उसको पुरस्कार दिया गया, और वो जो नगर पालिका अध्यक्ष थी वो विधायक बन गई। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बीजेपी गाय गंगा गीता की राजनीति करती है तो वो गाय आज कहां है? गाय पूरा कचरा खा रही है। और गाय, दूसरी बात, हमको कभी सपनों में भरोसा नहीं था कि हमारे देश का कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री क्या कभी उन बीफ कंपनियों से चंदा ले लेगा। हमारा तो कलेजा फट गया है। हम किसी भी केस में सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। और सुन लीजिए, गाय गंगा गीता ही हमारे देश की पहचान है। और हिंदू धर्म चिल्लाते, हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म की मूल आत्मा है गाय। बताइए गाय की क्या दशा है? क्या सब पत्रकार भाई जानते नहीं है कि यहाँ से गायों को ट्रकों में भर के लेकर के जाते हैं और बूचड़ खान में बेच देते हैं, और उसी की बदौलत इनको फंड मिला है, उसका सबूत है, उसका प्रमाण है। हम राजनीति होती रहेगी, सरकारें आती रहेंगी, राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए। दूसरी बात आती है परिवारवाद की, जातिवाद की। जातिवाद, मोदी जी कहते हैं मेरा परिवार है, तो क्या नीरव मोदी और ललित मोदी उनके परिवार नहीं है क्या? बताइए, उत्तर दीजिए। भाई है, हम सुनिए, हम किसी पार्टी के नहीं है। परिवार नहीं है। ये बताइए कि मेरे नाम पे पीछे तिवारी लगा है, और हजारों लोगों के नाम के पीछे तिवारी लगा है। उसी देश में पाकिस्तान के नहीं है, वो भी इसी देश के 140 करोड़ में आते हैं। दूसरी बात, जातिवाद की अगर बात करते हैं तो मैं जातिवाद मोदी जी को बताना चाहता हूँ। किसी बुंदेलखंड की धरती में जो एग्रीकल्चर कॉलेज बहन जी ने बनवाया था, वो पूरे एशिया का दूसरे नंबर का कॉलेज है। क्या उसमें एक ही जाति के 13 लोग नहीं भरे गए? वो कहाँ है जातिवाद? जातिवाद, परिवारवाद, राष्ट्रवाद, धर्मवाद, किसमें वो आप चाहते हो? जवाब हमसे मांगिए। भैया 13 आदमी भरे गए, वहाँ तो हजारों आदमी नहीं चाहते उसको हजारों कर्मचारी एक ऐसी बात करते हैं। कॉलेज में हजारों कर्मचारी नियुक्त किए। भारतीय जनता पार्टी में भाई यहाँ कुछ जनता भी है, उनसे पूछे, कोई सवाल है आपके? नहीं भैया, हमारा कोई सवाल नहीं है, हमारा कोई सवाल नहीं है। ये अपनी बात कह चुके हैं। अब उनको जो सही समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं, अगले को जो समझ में आ रहा है आपको क्या समझ में आ रहा है? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लोकसभा चुनाव क्या समझ में आ रहा है? बढ़िया है, चुनाव हो रहा है और लोगों का उत्साह है चुनाव के प्रति। देखते हैं किस तरफ है। जनता का मूड तो देखिए ऐसा है कि जनता के मूड को क्या कहें, लहर जो चल रही है बस वही लहर चल रही है, आगे भी शायद चलती रहेगी। जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ। अंकल जी क्या नाम है? हमारा लोकसभा चुनाव है, क्या कहना चाह रहे हैं? कैसा माहौल चल रहा है? अभी कोई यहाँ प्रत्याशी खड़ा हो उसको देख करके दिएगा, और कोई प्रत्याशी खड़ा हो का देखा नहीं, यहाँ से जो है आर.के. पटेल हैं भाजपा के। काम और भाई साहब कोई काम आप नहीं किया भाई साहब, इनको तो देना नहीं है। भाजपा से हमें ताजों में से हो, आर.के. पटेल को नहीं देना। अच्छा, फिर भाई साहब मैं 10 साल से एक जगह पर रह रहा हूँ, लिखे इतनी फाइल मोट हो गई, बिजली खम्भे नहीं लगे, ना रास्ता बना, पता किसको दे दे वोट दे, इससे अच्छा तो नहीं दे सकती। अच्छा, नोटे में दबा कभी नहीं आया आर.के. पटेल क्या बाना? कभी नहीं बाना बोले कि हमारे मोहल्ले कभी नहीं है, तुलसी नगर की तरफ। आर.के. पटेल भाजपा के हैं और उन्हें एक बार फिर भाजपा से टिकट मिला है। जनता नाराज नजर आ रही है और उनका कहना किसी को भी दे देंगे, लेकिन उन्हें नहीं देंगे। यहाँ और भी है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करता हूँ। आप बताइए, छात्र संघ से राजनीति नई युवा पीढ़ी के हैं, क्या किस तरफ चल रहा है? देखिए, हम लोग बुंदेलखंड के छात्र हैं और हम बुंदेलखंड के छात्र होने के नाते और उनके प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं ये कहूंगा कि बहुत समय से लगातार बना रहा कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा। बहुत लोग यहाँ पर कह रहे हैं राज्य नहीं चाहिए, हमें राज्य चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब राज्य बनेगा तो मुझे लगता है केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग होगी सबसे पहले, और अगर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आ जाएगा तो बुंदेलखंड के हर छात्र की जो है सपने पूरे होने का काम होगा। और अगर ये काम पूरा हो गया तो मुझे लगता है कि देखिए, धर्म की राजनीति और किसी भी चीज की राजनीति है, जात-पात की, ये राजनीति को खर्च करने वाले काम करेगा कौन? देखिए, शिक्षा एक चीज है,
शिक्षा जैसे बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा लोगों को तो बढ़ने लगेगा। देखिए कौन करेगा ये काम? इसके लिए देखिए पार्टी जो है अभी वर्तमान में जो कर रही है काम, मान लीजिए अगर उनमें से जो वर्तमान के प्रतिनिधित्व को लोग चुनना चालू कर देंगे, अच्छे प्रतिनिधित्व, पढ़े लिखे प्रतिनिधित्व को चुनना चालू कर देंगे, वो चाहे निर्दलीय हो, जरूरी नहीं है। लोग आज बांध दिया गया है 2 पार्टियों 3 पार्टियों के बीच में लोगों को, लेकिन जब तक अच्छे प्रत्याशियों को ला करके जनता चुनने नहीं लगेगी, पूंजीवाद को खत्म करके अच्छे प्रत्याशियों को नहीं चलेगी, तब तक मुझे लगता है बुंदेलखंड राज्य पृथक रूप से मजबूती से आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूंजीवाद बहुत हावी हो चुका है और वो पूंजीवाद 2-3 पार्टियों में सिलेक्ट हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि निर्दलीय रूप से भी अगर कोई अच्छा व्यक्ति आ रहा है तो चुनने का काम करे और जनता का एक व्यक्ति चुने, जब तक जनता यहाँ पर समझदार नहीं बनेगी, क्योंकि बुंदेलखंड का व्यक्ति पलायन करता है। ये आज से नहीं, कांग्रेस की सरकार रही तब भी यही हुआ, आज भाजपा की सरकार है तो भी यही हो रहा है। कुछ सुधार हुए हैं, पार्टी देख के किए जाएंगे या प्रत्याशी देख के? प्रत्याशी देख करके वोट करना चालू करेंगे तब छात्रों में शिक्षा के प्रति प्रतिनिधित्व आएगा। और मुझे लगता है कि अगर जब केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर बुंदेलखंड के अंदर आएगा तो मुझे लगता है कि शिक्षा के प्रति लोग बढ़ेंगे, और यहाँ पर जब तक शिक्षा मजबूत होगी तभी यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो सकती है, और किसी तरीके से बेरोजगारी यहाँ पर खत्म नहीं हो सकती। और अगर इनके पास कोई रास्ता है तो यहाँ पर खड़े सारे लोग बता दें कि शिक्षा के अलावा और कौन सा साधन है जो रोजगार को ला पाए। मैं इनकी 80-90% बात का समर्थन करता हूं। इनकी बातें ये बता रही हैं कि वर्तमान परिस्थितियां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हैं वो नाकाम है, और बुंदेलखंड राज्य के मुद्दे पर जो बात है 2014 में माननीय उमा भारती पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री MP माननीय अमित शाह और उनकी नितिन गडकरी अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी की रैली में महोबा और झांसी में वादा किया था कि बुंदेलखंड राज्य को 3 महीने के अंदर हम बना देंगे, हमारी केंद्र सरकार बना दो। तो हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी की उनकी अध्यक्षता की मीटिंग में किए थे। हम इसलिए उनसे अनुरोध करते हैं और मांग करते हैं और नैतिकता के आधार पर उनका आज ही इस्तीफा मांगते हैं। 3 महीने में बुंदेलखंड राज्य बनाने वाले तुम्हारे वादे का क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे जुम्मों का? बुंदेलखंड राज्य विश्वविद्यालय आरोप लगाया, विश्वविद्यालय बनना चाहिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, और उसके लिए कार्य हो रहा है। बुंदेलखंड राज्य भी बनेगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बनेगा, लेकिन बार बार धर्म की बात कर रहे हैं ये। तो धर्म कब भेद धातु को बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जो मनुष्य समाज के हृदय को धारण करे वो धर्म है। इस प्रकार धर्म तो केवल सनातन वैदिक है, बाकी तो परंपराएं हैं, मत है और मजहब है, रिलीजन है। धर्म शब्द का किसी भाषा में कोई हम भी हिंदू धर्म है, सनातन राजेश राष्ट्रवादी मेरा नाम है। हिंदू धर्म में कहीं नहीं कहा जाता कि गायों को खरीद के राजा कर बूचर खाने में फेंक दीजिए और वहां से चंदा वसूल लीजिए। ये कौन हिंदू धर्म कहता है? बताइए हमको। और सुनिए, हम राम की मूर्ति लगाते हैं, राम की फोटो लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन गाय के मुद्दे पे यहाँ जितने लोग खड़े हैं बता दें ईमानदारी से कि गाय की क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दशा है। वास्तव में बता रहे हैं, दिल से बता रहे हैं। हम किसी पार्टी के नहीं है, हम समाज सेवी हैं। गाय की व्यवस्था के लिए जगह जगह पर गौशालाओं का निर्माण किया गया है। व्यवस्था एक दिन में नहीं सुधर जाती। व्यवस्था 70 साल की बिगड़ी व्यवस्था है, एक दिन में नहीं सही हो जाएगी। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। मैं अभी 10 साल में व्यवस्था काफी हद तक सुधरी है, काफी हद तक व्यवस्था सुधरी है। गंगा और गीता के लिए कटिबद्ध है। गौशाला का कार्यभार जिनको दिया गया है वही सब खा जाएंगे तो क्या मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरी पीड़ा समझिए। हम गौशाला के भीतर जब जाते हैं, एक जो गाय असहाय हो जाती है, वो जिंदा रहती है और कौवे उसकी आंखें नोच नोच के खाते हैं। मेरे सामने वीडियो है, अगर मैं दिखा दूं यहाँ पर। अब बताइए, ये दशा है कि गायों का, मतलब जीवित गाय को कौवा नोच रहे हैं, पीछे से कुत्ता नोच रहे हैं। बताइए, ऐसी गौशाला जो मृत्युशाला बन गई। मैं तो दीक्षित जी को धन्यवाद देता हूँ जो नरैनी के हैं। कम से कम उन्होंने जब कालिंजर में जिंदा गायों को निकाला तो मान लिया, नहीं बीजेपी सरकार कह देती कि विपक्ष ने काम किया होगा। मैं तो धन्य मानता हूँ उनको, यहाँ से प्रणाम करता हूँ कि अगर वो दीक्षित जी नहीं होते तो इनका कभी सरकार का काला सच सामने नहीं आता। देखिए, संसद रूठी, सरकारें रूठी, अब रूठ गया भगवान। दाने दाने के मोहताज है बुंदेलखंड का किसान। अभी हाल ही में ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, जिसमें फसलें चौपट हो गई। बहुत लोगों के बेटियों के हाथ पीले करने को मोहताज है, घर में रखे हुए। उनकी आत्माओं से आप जाके पूछिए, उनकी आत्माओं में सिर्फ आंसू भरे हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। छात्र, नौजवान, व्यापारी, किसान, मजदूर इस तरह से हताश है, इस सरकार से परेशान हो गया है। आप कहते हैं 5 किलो राशन में आप खुश रहिए, उस राशन को बनाएंगे कैसे? तेल महंगा है आपका,
आपकी गैस महंगी कर दी गई, महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, इसका वादा करने वाले लोग आज भी बाजरा जुंडी मिलने लगी। बाजरा जुंडी कोटे में मिलने लगी, चावल मिलता था, बाजरा जुंडी मिल रही है। सरकार इसलिए दे रही है, ये बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़े उद्योगपति ने इसको डंप किया और उसने जो है करोड़ों का चंदा दे करके अपने बाजरे की सप्लाई जो है सरकार के माध्यम से करा रहा है। उसने बहुत बड़ा चंदा दिया है जो कोविड कंपनी से बाध्य किया जाता था कि इंजेक्शन लगवाइए और उसका करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के चंदा ले रहे हैं। तो ये डंपिंग का जो खेल कर रहा है, फंड का हिसाब कहाँ चला गया, ये क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया, वो चंदा आखिरकार गया कहाँ, ये जनता जवाब मांग रही है। छात्र परेशान है। आप हमको आज की डेट में शिक्षा की महंगाई देखिए, आज की डेट में गरीब व्यक्ति महंगाई नहीं है, महंगाई आप वहाँ देखिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है करने वाले लोग। पहले एक मिनट बात सुनिए। रामकरण द्विवेदी है, मैं एक सर्विस में रिटायर्ड फौजी हूँ, ठीक है। ये आज ये गाय को इनके ऊपर पीड़ा हो गई कि गाय को नोच के कौवा खा रहे हैं, और जब बूचर अब लोकसभा चुनाव का ताज किसके सर लगेगा यह तो परिणाम ही बताएंगे। श्रेष्ठ भारत के लिए बांदा से दीपक कुमार पांडे।